राजस्थान के चर्चित गैंगस्टरों पर आधारित शो गैंग्स ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कभी राजस्थान पुलिस की नींद हराम कर रखी थी, सरकार हिला रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि गैंगस्टर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं था, बल्कि राजस्थान का एक आम लड़का था जो खुद पढ़ लिख कर शिक्षक बनकर दूसरों को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन राह भटकी और अपराध के दरवाजे पर पहुंचकर अपराधों का महल ही खड़ा कर दिया और बन गया डॉन आनंदपाल। पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल चलता रहा और आखिरकार 24 जून 2017 को पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। आनंदपाल के मारे जाने के बाद पुलिस को चैन मिला तो सरकार को राहत की सांस मिली, लेकिन आनंदपाल का एनकाउंटर सुर्खियों में बना रहा है। अब ताजा घटनाक्रम जोधपुर की एक अदालत के सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के बाद सामने आया है। अदालत ने संज्ञान लेते हुए एनकाउंटर में शामिल 7 पुलिसकर्मियों और अफसरों पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। इस खबर के बाद आनंदपाल का परिवार खुश है। हालांकि अब पुलिस अफसरों की ऊपरी अदालत में इस आदेश के खिलाफ जाने के पूरे आसार हैं। इस बीच एक बार फिर आनंदपाल की कहानी अपराध की दुनिया के केंद्र में है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। राजस्थान के छोटे गांव और कस्बों में आनंद परिवार नाम से रक्तदान शिविर चल रहे हैं। इस अभियान के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है और वो है गैंगस्टर आनंदपाल की। वही आनंदपाल जिसके नाम से लोग डर जाया करते थे, खौफ खाया करते थे। वही आनंदपाल जिसे 24 जून 2017 को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें कि आनंदपाल 3 सितंबर 2015 को अजमेर जेल से पेशी से लौटते समय फरार हो गया था। 2 साल तक चले पुलिस की तलाशी अभियान के बाद आखिरकार 24 जून को आनंदपाल का एनकाउंटर हो पाया। लेकिन आज भी आनंदपाल की याद लोगों को इस तरह के शिविर और कार्यक्रमों में खींच लाती है। आनंद के परिवार की जिम्मेदारी अब उनके भाई मंजीत पाल सिंह ने संभाल रखी है। मंजीत राजनीति में आने की मंशा रखता है। अपराध के दुनिया में उसने आनंदपाल का साथ दिया था, लेकिन अब 7 साल बाद वो कहता है कि भाई आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद काफी कुछ बदल गया है और वो मुख्य धारा में आकर अब जीना चाहता है। आनंदपाल भले ही पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गया हो, उसकी गैंग तितर बितर हो गई हो, लेकिन आनंदपाल के नाम से आखिर क्या कुछ जुड़ा हुआ है जिसके सहारे मंजीत राजनीति का दरवाजा खटखटा रहा है। इसके लिए जानना जरूरी है कि आनंदपाल की कहानी कहां से शुरू होती है। राजस्थान के गैंगस्टर से जुड़ी कई अनसुनी अनकही कहानियां जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं लाडनू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके पिता पुलिस में थे और खुद क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ा करता था। आखिर वो कैसे अपराधी बन गया, क्या कारण रहे, क्या कुछ उसकी कहानियां रही, और उसके बारे में एक बात कही जाती है कि उसे पकड़ने के लिए करीब 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर एनडीटीवी जानेगा और आप लोगों को बताएगा कि कैसे वो अपराधी बना। एनडीटीवी की टीम पहुंची लाडनू, जहां मंजीत और उसका परिवार रहता है। किले नुमा गेट के भीतर प्रवेश करते ही नजर पड़ती है बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स पर। बिना तलाशी लिए यहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। आनंदपाल और मंजीत का अपराध की दुनिया से नजदीक का नाता रहा है और इस वजह से दुश्मन भी बहुत सारे हैं। आनंदपाल गैंग और इस इलाके में जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस कहानी को मंजीत ने हमारे साथ साझा किया, क्योंकि ये कहानी मंजीत ने काफी करीबी से देखी है। भाई साहब कॉलेज में थे, तो कॉलेज में आने के बाद में भाई साहब कम्युनिस्ट जो अमराराम जी हैं उनके संपर्क में आए और उनकी विचारधारा उनको अच्छी लगी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है।
और वहीं से भाई साहब एक राजनीति में कदम रखा और छात्र राजनीति में एसएफआई की तरफ से इन्होंने कई अपने लोगों को चुनाव भी लड़ाए और लगभग वो सभी जीते। भाई साहब ने शायद जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा। अच्छा, चुनाव हारे चाहे भाई कॉलेज का हो, चाहे किसी को लड़वाया हो, चाहे खुद लड़ा हो। उन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। हाँ, तो 1999 में भाई साहब ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के बाद में भाई साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ के जो राजनेता थे उनको उनकी कुर्सी हिलती हुई नज़र आ रही थी। तो इसलिए फिर आगे जाके ये सब इस तरह की चीज़ों में फंसते चले गए। एक जिक्र आता है कि एक वोट से वो प्रधान बनते बनते रह गए। हाँ, जब 1999 में जब चुनाव हुए तो उसमें भाई साहब कांग्रेस, बीजेपी और एक अन्य थे, तीनों को हरा के जीते थे। और उसके बाद में जब प्रधान चुनाव होने थे तो यहाँ के जो एमएलए थे उनका हरजी राम जी, उनका बेटे हैं जगन्नाथ, तो वो भी उन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो जो एमएलए साहब थे उनको अपने बेटे को प्रधान बनाना चाह रहे थे। और बीजेपी के पास में इतने कैंडिडेट नहीं थे कि भाई अपना प्रधान बना सके, तो बीजेपी ने समर्थन दिया भाई साहब को और प्रधान चुनाव लड़ाया और उस प्रधान में भाई साहब एक वोट से हार गए। और वो एक वोट से इसलिए हार गए कि 2 वोटों की उन्होंने धांधली कर दी, क्योंकि उनका सिस्टम पूरा उनका था और मतलब वोटों का गबन ही कर दिया, एक तरीके से खा गए थे उस वोट अच्छा, को। वोट को ही खा गए। हाँ, वोट को खा गए थे और उस भाई साहब फिर एक वोट से हार गए थे। प्रधान बनने से कुल मिलाकर इस पूरे घटना में वो प्रधान बनने से चूक गए। हाँ, प्रधान बनने से एक वोट से वो रह गए थे। और उसके बाद फिर एक धीरे धीरे ये राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है और एक इस मामले में एक हत्या भी होती है। हाँ, तो उसके बाद में जब भाई साहब की मतलब इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी कि लोगों को ऐसे एक आशा हो गई थी कि भाई इन लोगों के आज तक अब दमनकारी जो नीति है इनकी और इनसे लड़ने वाला एक युवा हमारे साथ है, तो लोगों ने भाई साहब का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप देखना 1999 में जब भाई साहब ने चुनाव लड़ा था उसके बाद में कितने स्वागत हुए कई अखबारों में या पुरानी फोटो में अभी भी हमारे पास। उम्र थी आनंद पाल जी की? लगभग 25 से 26 अच्छा, 25 साल का युवा इतने बड़े नेता को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा था, उसका डर स्थानीय नेताओं को होने लगा। हाँ, एक युवा इतने बड़े नेता को चुनौती दे रहा था जो सरपंच से, वार्ड पंच से लेके एमएलए तक उनके परिवार के ही थे। सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान सब कुछ उनके थे। तो उनको तो स्वाभाविक था कि उनकी तो राजनीतिक जो कुर्सी थी वो हिल रही थी और उनको साफ तरीके से नज़र आ रहा था कि भाई ये तो हमें खतरा पूरा का पूरा है, तो इसको कैसे गिराया जाए। तो उस षड्यंत्र में उन्होंने फिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, चोरी, डकैती, लूट, मारपीट, पता नहीं किस किस चीज़ के। देखो एक षड्यंत्र ये देखो, आप ये देखो कि डीडवाना कोर्ट में रेगुलर पेशी पड़ रही है। ये इन्होंने अपने राजनेता इतने प्रभाव का काम लिया कि डीडवाना कोर्ट में पेशी पड़ रही है और इन्होंने शिफ्ट किया बीकानेर, जबकि भाई साहब पहले भरतपुर थे और हम लोग चूरू थे और अन्य सिक्कर जेल में ऐसे अन्य थे। फिर हम लोगों को इन्होंने नागौर जेल में शिफ्ट किया सबको, और सबको फिर बीकानेर जेल शिफ्ट किया, जबकि बीकानेर जेल में शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप भी वहीं थे बीकानेर? हाँ, बीकानेर की दूरी और डीडवाना की दूरी बहुत ज़्यादा है, जबकि डीडवाना में कोर्ट में 20 कदम पे कोर्ट है डीडवाना जेल में, तो वहाँ भी ये लोग रख सकते थे, लेकिन इनको वहाँ पे हमला करवाना था। हम लोग ड्रामा हॉल में गए हुए थे और मैं और संजय पांडे वहाँ से वापस ड्रामा हॉल से वापस उसमें आ गए थे, लगभग 2, 2:30, 3 बजे किसी बात है दोपहर में। और फिर वार्ड वहाँ पे लगभग सभी वार्ड बंद रहते हैं दिन में, तो उस समय फिर लगभग 3-4 बजे से ये भाई साहब और आए बाद में, तो सामने वो बेटा था जगदीश प्रसाद, उसके हाथ में वेपन था और उसने फायरिंग शुरू कर दी, सीधी आमने सामने। हाँ, आमने सामने फायरिंग शुरू कर दी। उस दौरान फिर इस दौरान बलवीर जी जब उसने फायरिंग शुरू की तो वो सामने आ गए। अच्छा। और बलवीर जी के दोस्त की जान बचाने के लिए? हाँ, वो भाई साहब की जान बचाने के लिए सामने आ गए और उनके सीधी हार्ट में गोली लगी और वो वहीं एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जगदीश प्रसाद की भी अंदर हत्या हो जाती? हाँ, उसके बाद में जब भाई साहब ने
उसकी फायरिंग की, वो जब उसकी वो मतलब नज़दीक चले गए, जब भाई साहब दौड़ते हुए यूं उसके नज़दीक चले गए। मतलब जब उसने फायर किया उसे डरे नहीं, उसे हाँ, उसके पास चले गए। दोनों ही सामने भगे थे। अच्छा। दोनों ही उसके सामने भगे थे, लेकिन बलवीर जी भाई साहब के सामने आ गए तो वो भाई साहब के उसके बलवीर जी भाई साहब के सीधी गोली लग गई और वो एक्सपायर हो गए। और भाई साहब यूं भगते हुए तो भाई साहब के यहाँ गोली लगी थी और एक यहाँ लगी थी। अच्छा। नहीं, अंदर से निकल गई थी, यहाँ से कंधे से होती पीछे से हाथ से निकल गई थी। तो वहाँ पे फिर वो भाई साहब ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के सीधा गला दबा दिया उसका, और फिर वहीं उसकी मार दिया। गला दबाकर जगदीश प्रसाद की गला और ईंट बाटा जो भी मिले उससे मार पीट। और भी लोग इनके साथ थे, उसमें कहते हैं कि सिर फोड़ दिया, पेट फाड़ दिया, इस तरह की खूनम खान वहाँ पूरा हो गया बदला एक तरीके, क्योंकि इन पर फायर हुआ। नहीं, वो तो भाई साहब इतने मतलब इतने फुर्तीले थे कि उनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। अकेले ने ही हाँ, अकेले ही कर दिया उनको हाँ, ईंट बाटों से इन्होंने कर दिया था। बदला वहीं की हाँ, वहीं वही बदला। का वही हो तो गया। वो कहते हैं उस मामले में राजू ठेठ का भी हाथ था। नहीं, राजू ठेठ का हाथ होता तो राजू ठेठ का नाम आता उसमें। उस मुकदमे में राजू ठेठ का कोई मुकदमे में नाम नहीं है, और उन नेताओं का नाम है जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े पदों पे बैठे हुए थे, उनका नाम आया था पेपर में। लेकिन उन्होंने प्रशासन उनका था, सिस्टम उनका था, तो उन्होंने अपने नाम ओपन नहीं होने दिए और वो कहानी जेल के अंदर ही घुमा कर वहीं खत्म कर दी। 2015 में फिर ये 3 सितंबर को जेल से भागते हैं, फरार हो जाते हैं। वो क्या मामला था? उस समय आप भी कहाँ थे? उस समय हाई सिक्योरिटी जेल में था, और ये जब पैसी पे गए थे तो पैसी के दौरान ये लोग फरार हो गए थे वहाँ से। पूरी तैयारी थी इसको लेकर, मतलब इनको पता था कि आज अपने भागना है? भाई पहले से अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई इनकी कोई तैयारी हो या ऐसी कोई, अगर ऐसी कोई लीक होती या हम लोगों को जैसे पता होता तो वो तो स्वाभाविक है लीक हो जाती, और पता होता तो पुलिस को ये पूरी घटनाक्रम हमसे पहले ही पूछ लेते। ये सब चीज़ें होती ही नहीं। इनको लेने वहाँ पर्वत सर में जब ये निकल के भागे तो रुपेंद्र पाल और ये लोग इनको लेने पहुंचे और यहाँ से पुलिस की AK-47 लेके निकल गए। नहीं, ये लोग तो इन लोगों का तो नाम लिया गया, वो कौन थे वो तो उस समय भाई साहब ही बता सकते हैं कि भाई वो कौन कौन साथ में थे। रुपेंद्र पाल हाँ, ये कोई नहीं थे, ये देवेंद्र ये कोई नहीं थे। तो ये क्यों कहानी सामने आई फिर कि ये लोग इसे भगा के ले गए? भाई किसी को तो जो मुलजिम बनाए, क्या करे। अच्छा, पुलिस का इस कहानी का आप पटाक्षेप कर रहे हैं कि पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है? भाई मनगढ़ंत से जो लेके जाने वाले थे वो तो भाई साहब को पता था कि कौन लेके जा रहे हैं। बाकी विकी भाई साहब है, गट्टू है, मोंटी सिंह है, इनका तो सिर्फ नाम लिया कि भाई ऑप्शन क्या है कि किसी को तो डालो अंदर। अच्छा, तो ये चीज जैसे बीकानेर जेल में जब मर्डर हुआ था तो हम लोग के अंदर बंद थे, और भाई साहब ने उसको जेपी को मारा, उसके बावजूद हम लोग के अंदर होते हुए भी हमें नामजद नहीं थे, जबकि घटना प्रशासन के सामने होती है, प्रशासन ही करवाने वाला है। उसके बावजूद FIR में हमारा कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम उस घटना में शामिल नहीं थे। उसके बावजूद मुझे मुलजिम बनाया उसमें। हकीकत बात यह है कि जब मालासर में भाई साहब को इन्होंने पूरे परिवार को कवर में कर लिया था, और फिर भाई साहब को कॉपी में ऐसी कोई जो नशे की चीज़ है वो दी गई थी, और उससे भाई साहब नशे की हालत में थे, और विक्की भाई साहब से मतलब बुलवा के सामने करवा के सिरसा से पुलिस पकड़ के यहाँ ले आती। हाँ, सिरसा से पकड़ के मालासर ले आए, और मालासर में जब भाई साहब को विक्की भाई साहब से आवाज़ दिलवाई कि भाई आप गोली मत चलाना, और विद्या प्रकाश जी भाई से आवाज़ दिलवाई कि आप नीचे आ जाओ। हाँ, विक्की भाई साहब को, बड़े भाई साहब आनंदपाल सिंह जी को आवाज़ लगवाई कि आप गोली मत चलाना या ऐसा काम मत करना, विद्या प्रकाश जी मेरे साथ है जो हमारे भाई हैं, और आप इस तरीके से कोई कदम मत उठाना, तो आप सरेंडर कर दो। तो उन्होंने विक्की भाई साहब के सामने सरेंडर कर दिया, और उस समय ये सरेंडर करने के बाद में इन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और फिर एक फ़ोन आता है अच्छा, इनके बड़े नेताओं का, और उसके बाद में उस गोली से उनकी हत्या कर दी जाती है। पहली गोली किसने चलाई, कैसे ही गोली की पूरी कहानी बन जाती है? पहली गोली विद्या प्रकाश ने चलाई, और फिर ये सभी पूरी टीम। हाँ।
आनंदपाल के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर मामले हैं। आनंदपाल पर 5 लाख का इनाम था। तत्कालीन नागौर एसपी रहे परिच देशमुख का कहना है कि अपराधी के लिए समाज में जगह नहीं है, क्योंकि समाज नायक तलाशता है और अपराधी कभी भी वो नायक नहीं होता और ना ही होना चाहिए। आनंदपाल इनिशियली स्टार्टेड, यानी उसके जो फर्स्ट केसेस है वो दे आर फ्रॉम हिज कॉलेज डेज। जब ये जसवंतगढ़, लाडनू और सुजानगढ़, इनकी जो एक कॉमन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ही वॉज इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वहाँ से इसका पहला केस होता है। फिर ये चुनाव लड़ने आता है, वहाँ पर इसका केस होता है। एक दो चीज़ें मैं कहूँगा कि ही इज़ अ गुड ऑरेटर, ही वॉज अ गुड ऑरेटर। बातें करके आपको इस तरीके से बताएगा कि वो काफ़ी बड़ा व्यक्तिमत्व है, यानी गैंगस्टर या बदमाश नहीं होके वो कोई ए समथिंग एल्स, इल प्रोजेक्ट लाइक दिस थिंग। एक बड़ा घिनौना मर्डर उन्होंने किया, उसकी गैंग ने, कि जिसमें एक आरोपी को किडनैप किया, किडनैप करके उसके टुकड़े कर दिए, उन टुकड़े को एसिड के ड्रम में डाल दिया, महीने भर तक एसिड में रखा, जब हड्डियाँ गल गई उस एसिड को फेंक दिया। इस दूसरा एक केस है जिसमें ही ओपनली एक ब्रॉड डे लाइट में अपनी गन्स लेके जाता है और एक दुकान पे जाके एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर देता है। फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन करने में, ये सब करने में लग जाता है। फिर पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है, फिर पुलिस वालों पे हमला करता है। कुछ एक दो गाड़ियाँ भी उसने लूटी हैं, उसने गाड़ियाँ भी लूटी हैं। तो कई लोग से जब हम ये तर्क करते हैं कि भाई ये है, तो इनके बड़े इम्पॉसिबल से और इरेशनल से कमेंट्स या जवाब आते कि इस आप कोई रेपिस्ट थोड़ी है। तो आई डोंट नो कि भाई वेदर मर्डरर इज मोर सीरियस है। हाउ डू यू कंपेयर दिस टू क्राइम्स? क्राइम इज़ अ क्राइम। इवन मर्डर, एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग्स, कई इसने सुपारी किलिंग्स की है। तो और समाज के उस चेहरे को देख के मुझे आज भी दुख होता है कि देयर इज सम सेक्शन जिन्हें आज भी लगता है कि अच्छा आदमी है। आई डोंट नो हाउ। सांवराद आनंदपाल का गांव आज भी यहाँ पुश्तैनी मकान है, जहाँ आनंदपाल का परिवार रहता है। आज भी यहाँ के गांवों में इसकी चर्चा होती है। बचपन में हमने देखा, जवानी में देखा, और अच्छा व्यवहार था उसका। कोई मतलब हमारे सामने कोई गलत नजर आया नहीं। अच्छा व्यवहार था, अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा था, लेन देन अच्छा था, किसी से गलत शब्द नहीं बोलता था, जी से कहता था, जी कुआता था। बहुत ही अच्छा लड़का, ऐसा तो पैदा ही नहीं हो सकता है। ये गांव में क्या, राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। आनंदपाल जी मेरे पड़ोसी थे और हम बचपन से भी साथ में खेले कूदे हैं। और आनंदपाल जी ने बढ़िया पढ़ाई की थी और वो बीएड भी कर लिया था और मास्टर की नौकरी लेना चाहते थे। लेकिन फिर कोई राजनीतिक वश ऐसा माहौल बना कि वो क्राइम की दुनिया में चले गए। बहुत बढ़िया थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और आदमी बहुत बढ़िया थे। घुल-मिल के ही रहने वाला था और बाहर जाने के बाद में यहाँ से फिर बाहर रहने लग गया था। बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें मालूम नहीं है। हम तो गांव के बारे में बता सकते हैं। गांव में तो अच्छी छवि वाला लड़का था, हंसमुख भी था, सबसे मिलजुल के रहने वाला था और हमारे परिवार से तो अच्छा उनका ताल्लुक था, आज भी है। कोई हमने तो कहीं फाल्ट नहीं देखा परिवार को। परिवार, इनके फादर भी वो अच्छे आदमी थे। चुनाव जीते हैं ना, डायरेक्टर का चुनाव जीते हैं, ऐसे कौन वोट देता है? खुद ही वो चुनाव जीता हुआ था, डायरेक्ट चुनाव जीता हुआ था और अच्छी छवि का लड़का, इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में भी, बाद में बीएड की उसने और मास्टर बनने के ख्वाब भी थे कि भाई मास्टर बनूंगा। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाहर जाने के बाद में वो मेरे को मालूम नहीं। गांव में तो आज भी है ना, तो उनके परिवार की अच्छी छवि है, सबसे रखते हैं। गांव में तो किसी से कोई नहीं था उनका। आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल थे सूर्यवीर सिंह राठौड़ और सूर्यवीर का कहना है कि 2 साल से राजस्थान पुलिस आनंदपाल को ढूंढ रही थी और फिर चूरू जिले के मालासर गांव में उसके छिपे होने की सूचना मिली। आनंदपाल श्रवण सिंह के मकान में छिपा था। 24 जून की रात के 10 बजे जब पूरा गांव नींद के आगोश में था, तब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की।
पाल पे राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो 2015 में पुलिस अभिरक्षा से अपने 2 साथियों के साथ फरार हुआ था। तो एसओजी में तत्कालीन आईजीपी साहब श्रीमान दिनेश एमएन साहब, उनके नेतृत्व में इसको तलाश करने के लिए एक टीम लगी हुई थी। उस टीम के द्वारा सर्च करने पर पता चला कि आनंद पाल का और उसके जो साथियों का मूवमेंट है वो हरियाणा की तरफ है। तो 19 जून 2017 को हमने इसके एक एसोसिएट था, सुरेंद्र करके एक नाम का आदमी था, उसको राउंड अप किया। और उसको राउंड अप करने के बाद पता चला कि आनंद पाल और उसके जो दोनों भाई हैं, रुपिंदर पाल और गट्टू, ये उसके घर पे फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते थे। तो 21 जून 2017 को हमारी एक टीम, जिसमें मैं और विद्या प्रकाश जी डीवाईएसपी और 3 कमांडो, एक हरियाणा पुलिस का एक जवान भी था, तो हम सुरेंद्र के मकान में वहीं शिफ्ट हो गए और हमने कोशिश की कि उनको यहाँ पे आने पर दबोच लिया जाए। 24 जून को आनंद पाल के जो ब्रदर है रुपिंदर पाल और गट्टू, दोनों वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उन दोनों को राउंड अप किया। पूछताछ में ज्ञात आया कि आनंद पाल मालासर में एक श्रवण सिंह राठौड़ है, उसके मकान में छिपा हुआ है। उसके बाद हम लोग इन दोनों आरोपियों को लेकर रवाना हुए। दिनेश एमएन साहब के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में एसपी साहब राहुल वारेट, जो तत्कालीन एसपी चुरू थे, वो अपनी टीम के साथ पहुंचे। करण शर्मा जी जयपुर से टीम लेके पहुंचे। उस श्रवण सिंह के मकान की, जो कि बीकानेर हाईवे पर स्थित था, उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद करीब 50 मिनट तक पुलिस और आनंद पाल के बीच में मुठभेड़ चली। उस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में आनंद पाल मारा गया। उसमें मुख्य रूप से हमारा जो एक कमांडो था सोहन सिंह, वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसी मामले में मेरे भी चोटें आई और मेरा दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। 2 अन्य जवान भी चोटिल हुए थे इस पूरे एनकाउंटर में। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद नागौर में बड़ा आंदोलन हुआ। पुलिस की जीपें जलाई गईं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। अब उस घटना के 7 साल बाद आनंद पाल का गैंग पूरी तरह से खत्म सा हो चुका है और उसका भाई मंजीत पाल अब अपनी नई पहचान की तलाश में है। कालवी साहब और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, महिपाल जी और बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, वो सभी एक जाजम पे आके इस इनकाउंटर का, फर्जी इनकाउंटर का विरोध किया और सीबीआई जांच की मांग करी। और सीबीआई जांच जो होनी चाहिए थी इनकाउंटर की, वो तो नहीं हुई। उल्टा जो न्याय मांगने वाले थे उनके खिलाफ ही सीबीआई जांच करके उनको मुलजिम बना दिया। आनंद पाल का भाई मंजीत सबसे छोटा है परिवार में और उसका एक और भाई रुपिंदर पाल अभी जेल में है। रह गई बात मंजीत पाल की, तो वो ज्यादातर मुकदमों से बरी है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम लोग भाई साहब के इनकाउंटर की जो पैरवी कर रहे हैं, वो केस की, वो जो कोर्ट में चल रहा है उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता है और जो उस इनकाउंटर में शामिल थे, वो इनको कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि भाई हम ये लोग पैरवी करेंगे तो हमें स्वाभाविक है कि हमें जेल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोर्ट में तो दूध का दूध और पानी का पानी होना है और स्वाभाविक रूप से इनको जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि भाई मेरे पे हमला करवा के कैसे भी करके इस मुकदमे को रोका जाए। हमने इस बारे में दिनेश एमएन साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, डीजी साहब को दिए हैं, यहाँ के एसपी साहब को दिए हैं और कलेक्टर साहब को दिए हैं। हमने मांग की है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था हमारी करी जाए, ताकि हम लोग भी जैसे सुखदेव जी शिकार हुए हैं या कोई अन्य कोई शिकार हुआ है, उस तरीके से हम भी इसका शिकार नहीं हो। आनंद पाल की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगती है। किस तरह एक पुलिस वाले का बेटा राजस्थान का सबसे कुख्यात अपराधी बना और कैसे आखिर पुलिस की गोली से ही उसकी कहानी का अंत हुआ और उसके साथ ही राजस्थान के एक गैंग का सफाया भी। इस कहानी में आपने देखा कैसे एक करीबी ही आपकी जान का दुश्मन बन सकता है।
पुलिस को जब सबसे पहले पता लगा कि आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल और देवेंद्र उर्फ गट्टू सिरसा में छिपे हैं, तो उन्हें पकड़ने राजस्थान पुलिस सिरसा पहुंच जाती है और वहीं से पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिलती है। और सफलता ये मिलती है कि पुलिस को पता लग जाता है कि आनंदपाल सिंह कहां छिपा है। पुलिस पूछताछ में देवेंद्र सिंह उर्फ गट्टू टूट जाता है और बता देता है कि चूरू जिले के मालासर गांव में आनंदपाल सिंह छुपा है और पुलिस को इसी मौके का इंतजार था। इसके बाद पुलिस घेराबंदी शुरू करती है और ये बात है 24 जून 2017 की। अमावस की उस काली रात को पुलिस उस पूरे घर को और उसके आसपास के इलाके को घेर लेती है और निशाने पर होता है श्रवण सिंह का मकान, जहां पर आनंदपाल सिंह छुपा होता है अपने 2 साथियों के साथ। पुलिस के निशाने पर वो घर होता है और ऊपर के कमरे में आनंदपाल और उसके 2 साथी AK-47 के साथ मौजूद होते हैं। पुलिस के अनुसार आनंदपाल सिंह को आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है, लेकिन आनंदपाल आत्मसमर्पण नहीं करता और उसी के चलते पुलिस और आनंदपाल के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और करीब 100 से अधिक राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें आनंदपाल सिंह को 6 गोलियां लग जाती है और उसके बाद शुरू होता है एक बड़ा आंदोलन। आनंदपाल सिंह का देह करीब 3 हफ्तों तक डीप फ्रिज में रखा जाता है और उसको लेकर उसके गांव सांवराद में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है और उस आंदोलन की बदौलत आगे जाकर तत्कालीन प्रदेश की सरकार को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक जाति पूरी तरीके से इस घटना के बाद सरकार के विरोध में आ जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ता है। हालांकि आनंदपाल को लेकर अलग अलग चर्चाएं रहती है, अलग अलग समय पर उसके समर्थक उसे रॉबिन हुड मानते हैं तो विरोधी उसे राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी कहते हैं। बहरहाल पूरी कहानी आपने देखी, कैसे आनंदपाल सिंह बनता है, एक पुलिस वाले का बेटा कैसे गैंगस्टर बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है और आखिर इस आतंकवाद के अध्याय का 24 जून 2017 को अंत हो जाता है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।